1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं और उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम डॉबरिनियस ट्रायड्स और न्यूलैंड ऑक्टेव्स को देख चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन में क्या रोल प्ले किया है। तो बेसिकली ये टाइम था 1869 का और हमारे पास साइंटिस्ट का नेम है डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया था कि उस टाइम के जो नॉन 69 एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था एटॉमिक मास की बेस पे। यानी उसने तमाम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे 8 वर्टिकल ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर दिया था। यानी जो हमारे पास एंशिएंट पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम ग्रुप्स कहते थे। मेंडलीव ने ये नोटिस किया कि जब इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो उन एलिमेंट्स के अंदर भी पेरियोडिसिटी पाई जाती है। पेरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि खास वक्फे के बाद किसी चीज का रिपीट होना। तो मेंडलीव ने भी ये देखा कि जब इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो एक खास वक्फे के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। जिस तरह के मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 था उसमें लिथियम था, तो लिथियम के बिल्कुल नीचे जो है सोडियम आ रहा था, सोडियम के नीचे आ रहा था पोटाशियम। और हमें पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। इन सबके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये तीनों ही मेटल्स हैं, तीनों ही अल्कली मेटल्स हैं और इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है निस्बतन बाकी एलिमेंट्स के कम होती हैं। तो ये पीरियोडिसिटी मेंडलीव्स को भी उस अरेंजमेंट के अंदर नजर आई थी। अगर पीरियोडिक लफ्ज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो जो लफ्ज पीरियोडिक होता है उसका मतलब होता है किसी खास वक्फे के बाद चीजों का रिपीट होना। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर हम डेज ऑफ वीक को देखें तो अगर हम मंडे से अपने वीक का आगाज करते हैं, मंडे से हम जाते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे तक जाते हैं और संडे के बाद अगेन हमारे पास दोबारा क्या आ जाता है, मंडे आ जाता है। यानी हर 6 दिन के बाद 7वां दिन जो है आपके पास फिर वही पहले वाला होता है। तो ये चीज क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, खास वक्फे के बाद डेज रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में भी एक खास वक्फे के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। अब मेंडलीव का जो ये प्रोडक्ट टेबल था इसके बहुत से प्लस पॉइंट्स थे। जिस तरह इसमें सबसे पहला प्लस पॉइंट इसका क्या था कि मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भी जगह थी। यानी जो एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में भी मेंडलीव ने इंफॉर्मेशन दी थी, उनके लिए गैप्स अपने टेबल के अंदर छोड़े थे। यानी जब भी वो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उन्हें इन गैप्स के अंदर फिल कर दिया जाएगा। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो हमारे पास है जर्मेनियम। जर्मेनियम मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन मेंडलीव ने ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट टेबल में उसके लिए खाली जगह छोड़ी बल्कि अपने प्रोडक्ट टेबल की पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की बेसिस पे उसने जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज भी जो है वो गेस की थी, बताई थी, जो जर्मेनियम की डिस्कवरी के बाद बिल्कुल सही साबित हुई है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन इसके साथ साथ ही मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल की भी कुछ लिमिटेशंस थी, जिनमें सबसे पहली लिमिटेशन तो ये थी कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जो ऐसे ग्रुप्स में रखे गए थे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है बाकी एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही थी। जिस तरह से अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में हमारे पास था मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम। अब इन सब की प्रॉपर्टीज तो एक दूसरे के साथ मैच कर रही थी, लेकिन इसके साथ जो मरकरी भी था वो भी इसी ग्रुप में रखा गया था। लेकिन मरकरी आप सब जानते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर होते हैं, जबकि बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल के अंदर होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बाकी के एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो ये इस तरह के बहुत से फ्लॉज जो थे वो मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में एग्जिस्ट कर रहे थे। दूसरा बड़ा मसला जो था वो आइसोटोप्स की अरेंजमेंट का था। अब मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल क्योंकि एटॉमिक मैसेज के ऊपर बेस कर रहा था, तो फिर अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, जिस तरह कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तो एटॉमिक मैस के लिहाज से हमें इन तीनों एलिमेंट आइसोटोप्स को अलग अलग स्लॉट प्रोवाइड करनी चाहिए थी प्रोडक्ट टेबल के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा मसला था और इसकी वजह से प्रोडक्ट टेबल के में जो प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का पैटर्न था वो खराब हो रहा था। तो ये इसके कुछ लूप होल्स थे जिसको फिर बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने टैकल किया था, इनको ठीक किया था। वो क्या है वो इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जो कि जिस एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लूथर मेयर। लूथर मेयर का एज सच पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में तो इतना बड़ा रोल नहीं है। लूथर मेयर ने जो ग्राफ प्लॉट किया था उसमें लूथर मेयर ने एक्स एक्सिस पे एटम के वॉल्यूम, एटम की मैसेज को ड्रॉ किया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे लूथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम्स को प्लॉट किया। ये दोनों वैल्यूज लेने के बाद लूथर मेयर के पास जो ग्राफ आया था उसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह देखा कि इस ग्राफ में काफी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं वो सेम पोजीशंस पे हैं। जैसा लूथर मेयर ने देखा कि इस ग्राफ के जो मैक्सिमास हैं, मैक्सिमास होते हैं किसी भी ग्राफ के हाईएस्ट पॉइंट्स, मैक्सिमास पे हमारे पास सारे के सारे अल्कली मेटल्स आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप आ रहा है। तो ये एक पीरियोडिसिटी का पैटर्न था, ठीक है। इसी तरह लूथर मेयर ने ये ऑब्जर्व किया कि ग्राफ में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट्स हैं, यानी जो मिनिमास हैं, जिनको मैंने येलो से मार्क किया है, वहां पे हमारे पास सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं।
मिनीमास के लिए हम एक और लफ्ज क्रस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह लूथरमैन ने एक और पैटर्न ये ऑब्जर्व किया कि ग्राफ में हमारे पास दो तरह की कर्व हैं, एक असेंडिंग कर्व है जो ऊपर की तरफ जा रही है और एक डिसेंडिंग कर्व है जो नीचे की तरफ आ रही है। तो डिसेंडिंग कर्व के बिल्कुल मिड पॉइंट पे यानी कि दरमियान में सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ रहे हैं, ठीक है। डिसेंडिंग कर्व पे आपके पास सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ रहे हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम कहते हैं सेकंड ग्रुप को, जिसमें आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ठीक है। इसी तरह लूथरमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्राफ की असेंडिंग पोजीशन है, असेंडिंग कर्व्स है, असेंडिंग कर्व्स के बिल्कुल मिड पॉइंट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, वो हेलोजेंस हैं। तो ये लूथरमैन ने कुछ पेरियोडिसिटी के पैटर्न नोटिस किए थे और उसे उसने ग्राफ की फॉर्म में शो किया था। ये कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास असेंडिंग कर्व में, और इनको हम लूथरमैन कर्व्स के नाम से जानते हैं। आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसमें क्या मेंशन करना है कि लूथरमैन ने एटॉमिक मास को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और एटॉमिक वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, और इस तरह से उसके पास एक पैटर्न आया जिसमें आप ये 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोडक्ट टेबल की मॉडर्न फॉर्म या मौजूदा हालत को एक्सप्लेन करता है, वो है हमारे पास मॉजलेस का कॉन्सेप्ट। मॉजले जो है उसे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का बानी कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। मॉजले ने क्या किया उसको हम इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। अच्छा, अब मॉजले जो था बेसिकली ये टाइम था हमारे पास 1913 का टाइम था, जिसमें मॉजले ने मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल को ऑर्गेनाइज किया था। मॉजले का एक बहुत बड़ा और जो अचीवमेंट है वो है एक्स रेज की डिस्कवरी। दरअसल मॉजले जो है मुख्तलिफ एलिमेंट से प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज को स्टडी कर रहा था, और इसकी स्टडी, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो हमारा एक अलग टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज के नाम से, उसको हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्कवरी के दौरान मॉजले ने ये नोटिस किया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। उसने नोटिस किया कि जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को उसने एक्स रेज की डिस्कवरी में इस्तेमाल किया तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है, यानी उन एलिमेंट्स से प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। तो उसने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाला जो एलिमेंट है वो एटॉमिक मास नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है। यहाँ से उसके माइंड में एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है कि क्यों ना फिर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें। और इस तरह फिर मॉजले ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉ दिया जिसको हम मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। और वो मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ है क्या, वो ये कहता है कि properties of the elements are the periodic function of atomic number, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं। ये लॉ क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, यानी अगर आप एटॉमिक नंबर को चेंज करेंगे तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होंगी। अब वो प्रॉपर्टीज हैं क्या, उसमें आपके पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस आ जाता है, उसमें आपके पास एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाती है, इसके अलावा उसमें आपके पास एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें आपके पास एलिमेंट्स का मेटालिक करेक्टर आ जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद कब चेंज होंगी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉपर्टीज का चेंज होना, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का चेंज होना। रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज कब चेंज होंगी, जब आप उन्हें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करेंगे, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल फंक्शन बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स, ये मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस 3। अब फंक्शन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करती जाऊंगी मेरे पास इस इक्वेशन का आंसर भी चेंज होता जाएगा। तो सेम यही यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट लॉ पे अप्लाई करें तो प्रोडक्ट लॉ ये कह रहा है कि आप समझे कि एक्स की जगह पे हमारे पास है एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को चेंज करते जाएंगे उसकी वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है उनमें भी चेंज आता जाएगा। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो ये प्रॉपर्टीज आपके सामने इंडिकेटेड है। तो मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ जो है उसकी वजह से मॉजलेस की जो, सॉरी, मंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में जो बहुत से मसाइल थे वो हल हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल जो आइसोटोप्स का मसला आ रहा था कि आइसोटोप्स की बेस को हम कैसे अरेंज करें, वो मसला भी सॉर्ट आउट प्रोडक्ट टेबल में हमें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के लिए अलग अलग स्लॉट्स चाहिए थे, क्योंकि हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज कर रहे थे। लेकिन अब मॉजले की प्रोडक्ट टेबल में क्योंकि हम एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर को इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर हमें कार्बन के तीनों आइसोटोप्स के लिए अलग अलग स्लॉट्स की जरूरत नहीं थी। हम जस्ट उसे एक ही स्लॉट में कार्बन 6 की फॉर्म में
अरेंज कर सकते थे। तो इससे आइसोटोप्स की डिस्कवरी का मसला भी हल हो गया और वो जो मिसाइल थे कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती, वो एक सेम ग्रुप में थे, उनको भी अलग-अलग ग्रुप में जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट